सो वे स्टार्टिंग विद रिवीजन ऑफ आईटीसी, और अपन ने आईटीसी के साथ ही पेमेंट ऑफ टैक्स किया था। टीडीएस टीसीएस आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। सो आईटीसी के पहले अपन ने ये पढ़ा था कि इंडिया में जीएसटी जब भी पे करना है, सो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, टैक्स ऑन सेल्स माइनस टैक्स ऑन परचेज। जो टैक्स ऑन सेल्स होता है वो अपन लेके जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, और जो टैक्स ऑन सेल जाता है वो जाता है इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर में, और जो टैक्स ऑन परचेज होएगा वो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। सो इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर माइनस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, बैलेंस जो बचेगा वो पे होएगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से। हमेशा ट्राई टू मेंटेन द फॉर्मेट, पहले आईजीएसटी का लाइबिलिटी, फिर सीजीएसटी का लाइबिलिटी, फिर एसजीएसटी का लाइबिलिटी। क्रेडिट में भी पहले आईजीएसटी क्रेडिट, फिर सीजीएसटी क्रेडिट, फिर एसजीएसटी क्रेडिट। सो इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर माइनस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ICNS, बैलेंस विल बी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। लाइबिलिटी लेजर में इंट्रा स्टेट सप्लाई होएगा तो सी और एसजीएसटी आएगा, इंटर स्टेट सप्लाई होएगा तो आईजीएसटी आएगा। क्रेडिट लेजर में आईजीएसटी का क्रेडिट सबसे पहले आईजीएसटी लाइबिलिटी में यूज होएगा, और अगर बचेगा एक्स्ट्रा क्रेडिट तो सी और एस में यूज हो सकता है इन एनी मैनर एंड इन एनी प्रोपोर्शन। सीजीएसटी का क्रेडिट जो है सबसे पहले सीजीएसटी लाइबिलिटी में यूज होएगा, बचेगा तो एस में या आई में, ओनली आई में यूज होएगा, सी का क्रेडिट एस में यूज नहीं हो सकता है। एस का क्रेडिट पहले एस में यूज होएगा, बचेगा तो आई में यूज होएगा, सी में यूज नहीं हो सकता है। सो सी कैन नॉट बी यूज फॉर पेमेंट ऑफ एस, एस कैन नॉट बी यूज फॉर पेमेंट ऑफ सी, एंड आईजीएसटी जो है वो दोनों जगह पे जा सकता है, सी में भी एस में भी, एनी मैनर एनी प्रपोर्शन। सो सेक्शन नंबर 49 में था से लाइबिलिटी लेजर में जो आपका लाइबिलिटी है वो आप कैश लेजर या क्रेडिट लेजर दो से पे कर सकते हो। क्रेडिट लेजर का जो बैलेंस है सिर्फ टैक्स पेमेंट में यूज होएगा, कैश लेजर का जो बैलेंस है वो टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी और एनी अदर सम पे करने में यूज होएगा। हाउ टू यूटिलाइज द क्रेडिट वो मैंने बताया, सी का सी में, फिर आई में, आई का आई में, फिर सी और एस में, एस का एस में, फिर आई में। ऑलवेज रिमेंबर, पहले आईजीएसटी का क्रेडिट कंप्लीटली एग्जॉस्ट होएगा, उसके बाद ही आप सी और एसजीएसटी का क्रेडिट यूज कर सकते हो, नहीं तो क्रेडिट यूज नहीं कर सकते हो। दैट इज सेक्शन नंबर 49, पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी। बोलो प्लीज, इसमें कोई डाउट? Can you repeat the last slide? आईजीएसटी क्रेडिट शैल बी फर्स्ट कंप्लीटली यूटिलाइज। तो आपके पास अगर तीन ऑप्शन है, आपके पास आईजीएसटी का 100 का क्रेडिट है, सी और एस का 500 का क्रेडिट है, बट यू विल फर्स्ट यूज योर आईजीएसटी क्रेडिट कंप्लीटली फॉर पेमेंट। अगर आईजीएसटी क्रेडिट कंप्लीटली यूटिलाइज हो गया देन यू कैन यूज सी एंड एसजीएसटी। Okay, sir. इसलिए अपन ने फॉर्मेट में सबसे पहले आईजीएसटी क्रेडिट लिखा हुआ है। Yes, sir. सेक्शन 49 अगर पढ़ के आए हो तो डाउट है तो पूछो प्लीज। एनीवन, एनी डाउट? Sir, no. Okay. Then we went for ITC chapter. ITC चैप्टर अपन ने किया था बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो होता है वो आपके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। दिस इज सिंपली अ टैक्स ऑन परचेज। सो सिंपली पुट, क्रेडिट हर एक चीज का मिलता है, कैपिटल गुड्स पे भी क्रेडिट मिलेगा, इनपुट्स पे भी मिलेगा, इनपुट सर्विसेज पे भी मिलेगा। क्रेडिट जो आपको मिलता है वो आईटीसी का फुल फॉर्म है इनपुट टैक्स क्रेडिट। सो क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स मींस सी, एस, आई, यूटी, जीएसटी सबका क्रेडिट मिलता है। जो टैक्स पेड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है उसका भी क्रेडिट मिलता है, बट जो टैक्स आपने कंपोजिशन स्कीम में पे किया है उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। सो आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी का क्रेडिट अवेलेबल है। कंपोजिशन स्कीम में जो टैक्स पे किया है उसका क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, और जो टैक्स आपने पे किया है इन केस ऑफ आरसीएम दैट इज आल्सो अवेलेबल फॉर आईटीसी। सो नाउ आईटीसी में व्हाट आर द परचेजेस एलिजिबल फॉर क्रेडिट? एवरी परचेजेस आर एलिजिबल फॉर क्रेडिट। हाउएवर जो कंडीशन है सेक्शन 16 में वो सेटिस्फाई होना चाहिए। सेक्शन 16 में कंडीशन था इनवॉइस होना चाहिए, या 16(1) में था रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, बिजनेस के लिए परचेजेस यूज होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अमाउंट क्रेडिट होना चाहिए। 16(2) बोलता है इनवॉइस वैलिड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए, गुड्स और सर्विसेज मस्ट बी रिसीव्ड, अगर रिसीव्ड इन लॉट्स और इंस्टॉलमेंट है तो लास्ट लॉट पे क्रेडिट मिलेगा, पेमेंट मस्ट बी मेड टू गवर्नमेंट, टैक्स
tax must be paid to government, sorry, returns must be filed, and recipient must make payment to supplier within 180 days of the full invoice value with GST. अगर रेसिपिएंट ने सप्लायर को 180 डेज में पेमेंट नहीं किया है तो जो क्रेडिट उसने अवेल किया था वो उसको रिवर्स करना पड़ेगा, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना पड़ेगा अलोंग विथ इंटरेस्ट. सो 16(2) डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए. गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट बी रिसीव्ड. देन इफ दे आर रिसीव्ड इन लॉट और इंस्टॉलमेंट, ITC is available on last lot or installment. Tax must be paid to government. Returns must be filed. Recipient must make payment to supplier within 180 days. Otherwise जो ITC availed था वो reverse करना पड़ेगा. In case of capital goods, you have option. Either you can avail ITC or you can avail depreciation of GST component में बोल रहा हूँ. मतलब 50,000 का AC है, 5,000 का GST है, तो आप 5,000 का अगर GST क्रेडिट ले रहे हो तो डेप्रीशिएशन 50,000 पे क्लेम कर सकते हो. बट अगर आपने 55,000 पे डेप्रीशिएशन क्लेम किया तो वो 5,000 का GST क्रेडिट नहीं मिलेगा. सिमिलरली GST क्रेडिट आप कभी तक ले सकते हो. सो फाइनेंशियल ईयर 22-23 का अगर आपका इनवॉइस है तो ये इनवॉइस का क्रेडिट आप नेक्स्ट ईयर में ले सकते हो, मैक्सिमम 23-24 तक. और नेक्स्ट ईयर में जो क्रेडिट का डेट है वो है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर. सो सितंबर का रिटर्न का ड्यू डेट अगर 20 अक्टूबर है, सो आपको 20 अक्टूबर के रिटर्न्स में आपको एक क्रेडिट लेना पड़ेगा, नहीं तो क्रेडिट नहीं मिलेगा. सो 22-23 का मैक्सिमम क्रेडिट जो है वो आप 23-24 में ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर तक ले सकते हो. बट अगर आपने एनुअल रिटर्न पहले फर्निश कर दिया, सो एनुअल रिटर्न विल बी द लास्ट डेट. So either the due date of September of the next year or the date of filing of annual return, whichever is earlier, will be the last date जहां पे आप ITC अवेल कर सकते हो इनकम GST के अंदर. इसमें नया अमेंडमेंट है जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास के अंदर, मैंने चेंजेस करवाया हुआ है. नॉर्मली रिटर्न्स में अपन ने पढ़ा था कि सामने वाला जो सेलर है वो GSTR 1 अपलोड करता है और उसका इंफॉर्मेशन रेसिपिएंट को GSTR 2A में मिलता है. ओल्ड रूल में ये लिखा हुआ था कि अगर सामने वाले ने 1 अपलोड नहीं किया है तो आप क्रेडिट 5% जितना एक्स्ट्रा ले सकते थे. एज पर द न्यू रूल आपको क्रेडिट मिलेगा ही नहीं. तो अगर सामने वाले ने GSTR 1 अपलोड नहीं किया है तो आपको अपने 2A या 2B में एंट्री नहीं आएगा. अगर 2A 2B में एंट्री नहीं आया तो आप क्रेडिट अवेल नहीं कर सकते हो, इवन इफ आपका वैलिड परचेज है और वैलिड इनवॉइस है फिर भी. जो लास्ट पॉइंट मैंने बोला है वो समझा है? Yes, sir. Yes, sir. ये अपन ने क्लास में ऑलरेडी किया हुआ है. यस और नो? Yes, sir. बराबर है. Yes, sir. ओके. सो दैट वाज सेक्शन 16 सबसेक्शन 1, 2, 3 एंड 4. एंड उसके रूल्स है, इनवॉइस होना चाहिए, डेबिट नोट होना चाहिए, और अगर इंपोर्ट किया तो बिल ऑफ एंट्री, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड सो ऑन. ओके. देन सेक्शन नंबर 17 में आपके सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट है वो 17.5 है. 17.1, 17.2 इसके लिए रूल 40-43 आना चाहिए, बट आपके सिलेबस में नहीं है 40-43. तो जितना क्लास में किया है सिर्फ उतना पढ़ना. 17.1 बोलता है कि अगर आपने कोई परचेज किया है जो पार्टली बिजनेस में यूज हो रहा है और पार्टली पर्सनल पर्पज है, तो जितना बिजनेस में यूज हो रहा है उतना क्रेडिट मिलेगा, जो पर्सनल यूज हो रहा है क्रेडिट नहीं मिलेगा. 17.2 बोलता है अगर पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जेम्प्ट, एग्जांपल मैंने क्लास में दिया होगा, अगर मैंने बटन्स और लाइनिंग मटेरियल खरीदा है और बटन और लाइनिंग मटेरियल जो है वो कॉटन का शर्ट बनाने में यूज हो रहा है और वो खादी का शर्ट बनाने में भी यूज हो रहा है. अज्यूमिंग खादी का शर्ट एग्जेम्प्ट है तो जो बटन्स और लाइनिंग मटेरियल पे क्रेडिट है, जितना खादी का शर्ट बनाने में यूज हो रहा है उतने का क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो अपन वो टर्नओवर में डिवाइड कर देंगे. सो खादी का टर्नओवर 50 लाख है, कॉटन का 100 लाख है, सो द टोटल टर्नओवर इज 150 lakhs. उसमें से सिर्फ 50 लाख का क्रेडिट डिनाई करना पड़ेगा. सो 17.1 इफ यू आर परचेजिंग समथिंग जो एक्सक्लूसिव बिजनेस में यूज हो रहा है तो क्रेडिट पूरा मिलता है, एक्सक्लूसिव पर्सनल यूज हो रहा है तो क्रेडिट नहीं मिलता है. हाउएवर अगर कॉमनली यूज हो रहा है बिजनेस में भी और पर्सनल में भी, तो जो बिजनेस में यूज हो रहा है उतना प्रोपोर्शनेट क्रेडिट मिलेगा. 17.2 एक्सक्लूसिव टैक्सेबल में कुछ यूज हो रहा है तो क्रेडिट पूरा मिलता है,
एक्सक्लूसिव एग्जाम में कुछ यूज हो रहा है तो क्रेडिट पूरा नहीं मिलता है। बट अगर कोई कॉमन परचेजेस है विच इज यूज फॉर टैक्सेबल एज वेल एज एग्जाम, सो प्रो रेटा बेसिस पे आपको आईटीसी मिलेगा। हाउ टू अवेल आईटीसी दैट इज रिटन इन रूल 42-43, बट वो इंटर लेवल पे एप्लीकेबल नहीं है। 17.3 definition of exempt supply. Now exempt supply means this is the turnover where you are not eligible to avail ITC. So now when you are not avail when in case of exempt supply, when you are not allowed to avail ITC, अगर आपका सप्लाई एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन नंबर 11, अगर आप लोगों ने सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग किया है, अगर आप लोगों ने आरसीएम में टैक्स एप्लीकेबल हो रहा है, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, वो सब एग्जाम सप्लाई है, उसके लिए आपने अगर कुछ यूज किया है तो आपको आईटीसी नहीं मिलने वाला है। प्लीज रिमेंबर, ये डेफिनेशन इतना रिलेवेंट नहीं होता है, उसका रीजन ये है, कोई सुन रहा है? Yes, sir. Yes, sir. बिकॉज रूल Yes, sir. 43-44 दोनों एप्लीकेबल नहीं है इसके लिए। बट एक बार एग्जाम सप्लाई का डेफिनेशन पढ़ना, एग्जाम सप्लाई पे आईटीसी नहीं मिलता है तो किस पे आईटीसी नहीं मिलेगा? सप्लाई एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 11, वो डॉक्टर लॉयर वाला। देन सप्लाई नॉन टैक्सेबल सप्लाई, पेट्रोलियम प्रोडक्ट और अपना एल्कोहलिक लिकर। देन सप्लाई विच आर कवर्ड बाय शेड्यूल नंबर 3, ये सब पे आईटीसी, सॉरी, सप्लाई ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, सप्लाई ऑफ सिक्योरिटीज एंड आरसीएम, ये सब एग्जाम सप्लाई है। नील रेटेड सप्लाई एग्जाम सप्लाई है, तो ये सब के लिए कुछ परचेस किया है तो आईटीसी नहीं मिलेगा। सो आपने मटेरियल परचेस किया है और आप उससे गुड्स बना रहे हो और गुड्स नील रेटेड सप्लाई है तो वो मटेरियल पे क्रेडिट नहीं मिलेगा। जो आप गुड्स बना रहे हो वो एल्कोहलिक लिकर है तो वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है तो परचेस पे क्रेडिट नहीं मिलेगा। परचेस किया लैंड और बिल्डिंग के लिए यूज हो रहा है तो आईटीसी नहीं मिलेगा। सो ये जो एग्जाम सप्लाई उसके ऊपर क्रेडिट नहीं मिलता है। 17.4 मैंने कराया क्लास में। Yes, sir. 17.4 भी ज्यादा रिलेवेंट नहीं है बट पढ़ के जाना, एमसीक्यू पैटर्न में पूछेगा तो पूछेगा। अगर आप बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स और एनबीएफसीज हो, सो आपके लिए रूल 43, 42, 43 वो सब बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है कि जो भी टोटल एलिजिबल क्रेडिट है, नॉट एलिजिबल को तो हटा ही दो, जो एलिजिबल क्रेडिट बचेगा उसमें से 50% ऑफ एलिजिबल क्रेडिट आप अवेल करो आईटीसी और बैलेंस 50% लैप्स हो जाएगा। सो फॉर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स एंड एनबीएफसीज, जिन लोग का बिजनेस है ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एक्सटेंडिंग लोन्स एंड एडवांसेस, they have an option to avail 50% credit and balance 50% of eligible credit shall lapse. So, The most, हाँ बोलो प्लीज। so can you explain the difference between exempt and nil rated supply? Nil rated means nil rated supply is a form of exempt supply only. अच्छा, okay. Nil rated is an exempt supply। जहाँ पे रेट कॉलम में 0% लिखा है एग न्यूज़पेपर पे तो वो nil rated supply है which is an exempt supply। जीरो रेटेड सप्लाई एग्जाम सप्लाई नहीं होता है। जीरो रेटेड सप्लाई मतलब एक्सपोर्ट। Okay, sir. चलो, सीए इंटर लेवल पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ब्लॉक क्रेडिट। सो उसके लिए अपन ने चार्ट बनाया होगा नोटबुक में, वो बराबर से पढ़ के जाना। 4 कैटेगरी में मैंने वो चार्ट को डिवाइड किया हुआ है। मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट और वेसल, पर्सनल कंजम्पशन, इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड अदर्स। मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट और वेसल में अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए यूज हो रहा है तो आपको आईटीसी मिलेगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ पर्सन के लिए यूज हो रहा है तो ऑफिशियल कैपेसिटी मोर देन 13 है, देन आपको आईटीसी मिलेगा। ऑफिशियल कैपेसिटी मोर देन 13 नहीं है तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट, वेसल ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स के बिजनेस में यूज हो रहा है तो मिलने वाला है। ट्रांसपोर्ट ऑफ पर्सन में यूज हो रहा है, सो ऑफिशियल कैपेसिटी ऑफ मोटर व्हीकल हैज टू बी मोर देन 13, तो बस खरीदा तो आपको आईटीसी मिलेगा। बट अगर आप लोगों ने लेस देन 13 वाला मोटर व्हीकल खरीदा है, कोई भी नॉर्मल कार, तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। बट 3 बिजनेस है, वहां पे नॉर्मल कार खरीदने पे भी आईटीसी मिलेगा। अगर आपका बिजनेस है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कार का फर्दर सप्लाई, अगर आपका बिजनेस है मोटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फ्लाइंग और नेविगेटिंग स्कूल, अगर आपका बिजनेस है ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पर्सन, सो एयर इंडिया का बिजनेस है ट्रांसपोर्ट ऑफ पर्सन का, तो एयर इंडिया जब एरोप्लेन खरीदेगा तो उसको क्रेडिट मिलेगा। बट रिलायंस इंडस्ट्री का बिजनेस नहीं है तो रिलायंस इंडस्ट्री खरीदेगा एयरप्लेन तो उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। सो मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट और वेसल
नॉर्मली ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स पे एलिजिबल है, पर्सन पे नॉट एलिजिबल है। पर्सन में ऑफिशियल कैपेसिटी मोर देन 13 है, देन इट इज एलिजिबल, लेस देन 13 है तो इट इज नॉट एलिजिबल। 3 बिजनेस में ओनली इट इज एलिजिबल। इफ मोटर व्हीकल एयरक्राफ्ट वेसल पे क्रेडिट नहीं मिलेगा तो उससे रिलेटेड रिपेयर्स, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, सर्विसिंग किसी पे नहीं मिलेगा। अगर मोटर व्हीकल पे मिलेगा तो उससे रिलेटेड बाकी सारी सर्विसेज पे भी मिलेगा। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा होगा पर्सनल कंजम्पशन। सो एनीथिंग फॉर पर्सनल कंजम्पशन, फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉइज, देन एनी अदर थिंग फॉर पर्सनल कंजम्पशन आईटीसी नहीं मिलने वाला है अनलेस इट इज मैंडेटरी बाय लॉ। सो अगर लॉ में लिखा हुआ है कि आपको फूड एंड बेवरेजेस एम्प्लॉय को प्रोवाइड करना है तो आईटीसी मिलेगा, अदरवाइज आपको मिलने वाला नहीं है। सिमिलरली इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपने कोई भी वर्क कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किया है या आपने सीमेंट, स्टील, ब्रिक्स खरीदने का पेमेंट किया है, सो इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लिए वेदर आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का सर्विस लिया है या वेदर आपने गुड्स और सर्विसेज परचेस किया है, इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर कैपिटलाइज हो रहा है, दैट इज एक्सपेंडिचर इज कैपिटलाइज इन द बुक्स, तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो मिलेगा। सो बिल्डिंग नया बनाया, पुराने बिल्डिंग में एक्सटेंशन किया, वो सब कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर है तो उससे रिलेटेड परचेज पे आईटीसी नहीं मिलेगा। छोटा मोटा बिल्डिंग में लीकेज था उसको रिपेयर कराया, वो एक्सपेंसेस रेवेन्यू नेचर है तो उसका जो आईटीसी है वो आपको मिल जाएगा। सो इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि कैपिटलाइज जो प्रॉपर्टी होएगा उसका एक्सपेंस का क्रेडिट नहीं मिलता है, रेवेन्यू का मिलता है। सेकेंडली इमूवेबल प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में प्लांट एंड मशीनरी नहीं आता है। सो इवन दो प्लांट एंड मशीनरी माइट बी इमूवेबल, फॉर द पर्पस ऑफ आईटीसी आप प्लांट एंड मशीनरी और उसका जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट है जिसपे वो मशीन रखा हुआ है उस दोनों का आप क्रेडिट ले सकते हो। So plant and machinery and its structural support are not an immovable property for ITC, तो आपको क्रेडिट फुल्ली मिल जाएगा उस परचेज पे। देन इफ यू हैव परचेज गुड्स फ्रॉम कंपोजिशन डीलर आपको क्रेडिट नहीं मिलता है, और अगर गुड्स लॉस, स्टोलन, रिटर्न ऑफ, डिस्ट्रॉयड, सैंपल, फ्री गिफ्ट्स की तरह दिया है तो उस पे क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। एनी डाउट इन सेक्शन 16 एंड 17 प्लीज लेट मी नो। एक MCQ related doubt है. So in the question they have said that Mr. Raghu avails services of Mr. Raja, a chartered accountant, as under audit of financial accounts of Mr. Raja 55,000, tax audit and annual accounts filing of Mr. Raghu 10,000, and income tax return filing of Mrs. Raghu's wife salaried return of 5,000. So they have said that all the above amounts are exclusive of taxes and applicable rate of GST is 18%. And Mr. Raghu has booked the entire expense of 70,000 plus GST. So they are asking how much amount Mr. Raghu is eligible to claim input tax credit. So why is the 5,000 of salary return ineligible? 5,000 of Salary return that he has filed, income tax return filing of Mr. Raghu's wife. that might not be in the course or furtherance of business ना। सो मेरा बिजनेस है तो मेरे लिए जो रिटर्न्स फाइल कर रहा है वो मेरे बिजनेस में यूज हो रहा है, बट वाइफ मेरे बिजनेस की पार्ट नहीं है ना, सो पर्सनल एक्सपेंडिचर हो गया, इसके लिए क्रेडिट नहीं मिलता। Because they haven't stated कि they have just said that if they haven't the follow. stated so what we do in clubbing also, अगर मिस्टर एक्स के लिए कोई डेटा दिया हुआ है और मिसेस एक्स अगर बोला हुआ है तो वी अज्यूम कि मिसेस एक्स का क्लब होने वाला है ना। सो अगर जो डेटा है अगर वो रघु का है तो वी अज्यूम दैट उसकी वाइफ का जो एक्सपेंडिचर है वो पर्सनल नेचर का है, बिजनेस से रिलेटेड नहीं होएगा। Because they said salary return ना, तो assumption में ऐसा जाएगा ना कि she's an employee of the company ना। हाँ बट वो नथिंग इज स्पेसिफाइड तो उन लोग का वो अजम्पशन हो गया ना बेटा। वो बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं। हाँ तो वो तो उसका वो जैसे को एमसीक्यू पढ़ रहा है वो उसका अजम्पशन हो गया। सो यू कैन टेक ऑल्टरनेटिव अजम्पशन, बट वो आईसीएआई का है अगर अजम्पशन तो आपको पेपर में अगर आता है तो यू फॉलो व्हाट इज आईसीएआई अज्यूम दैट। हाँ, बिकॉज़ आईसीआई बुकलेट का है। हाँ तो आईसीएआई ने जो अज्यूम किया है फिर वही फॉलो करो ना, जब अपने को मालूम है वो ये अज्यूम कर रहा है तो। ओके सर, थैंक यू। 16 एंड 17 में कोई डाउट्स?
सेक्शन 18 आपके सिलेबस में है कंप्लीटली, बट एग्जाम में पूछेगा नहीं पूछेगा। प्रैक्टिकल सम्स की मैं बात कर रहा हूँ, एमसीक्यू पैटर्न में पूछ सकता है बट थोड़ा डिफिकल्ट होता है, फाइनल लेवल पे पूछता ही है। एक सिचुएशन में 5 सिचुएशन कवर्ड है। अगर मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन हूं और मैंने बाद में रजिस्ट्रेशन लिया है, सो आई वॉज अनरजिस्टर्ड। कोई सुन रहा है? Yes, sir. सो आई Yes, वॉज sir. अनरजिस्टर्ड, मेरे को वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने अप्लाई किया और गवर्नमेंट ने मेरे को 30 डेज में सर्टिफिकेट मिल गया, मतलब मैंने 30 डेज में अप्लाई कर दिया। सो अगर मैंने 30 डेज में अप्लाई कर दिया तो गवर्नमेंट मेरे को बोलता है कि जो डेट when your turnover exceeded the limit means the date when you became liable to register, on that date onwards you are eligible to claim ITC। उसके पहले आपको ITC नहीं मिलता था। नाउ इवन ऑन दैट डेट जो इनपुट्स इन स्टॉक है, इनपुट्स इन सेमी फिनिश गुड्स है और फिनिश गुड्स में जो स्टॉक में पड़ा हुआ है, आपको आईटीसी उस पर मिल जाएगा। So an unregistered person if opting for registration within 30 days, on the date he become liable to register, stocks पे credit मिलेगा। But if you're opting for a voluntary registration, then वही एग्जाम्पल में आपको इंस्टेड ऑफ डेट ही बिकम लाइबल, द डेट व्हेन सर्टिफिकेट इज ग्रांटेड, वो डेट से आपको आईटीसी मिलना चालू होएगा। सो नॉर्मली अगर मेरा टर्नओवर 20 लाख एक्सीड हो गया, सो आई बिकेम लाइबल टू रजिस्टर। मैंने अप्लाई विद इन 30 डेज किया तो मेरे को आईटीसी फ्रॉम द डेट टर्नओवर एक्सीड हुआ है वो डेट से काउंट होएगा, बट वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन में जो सर्टिफिकेट मिला है वो डेट से काउंट होएगा। और अगर आप कंपोजिशन स्कीम से एग्जिट ले रहे हो या आप लोगों का एग्जाम सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई बन रहा है, तो ये दो केस में अपार्ट फ्रॉम इनपुट्स आपको कैपिटल गुड्स का भी क्रेडिट मिलेगा जो पहले से परचेज्ड है, आफ्टर रिड्यूसिंग 5% पर क्वार्टर। तो 2 क्वार्टर्स के लिए कैपिटल गुड्स यूज किया था मैंने जब मैं कंपोजिशन डीलर था, अब मैं वो स्कीम से एग्जिट ले रहा हूं, तो ऑन दैट डेट ऑफ एग्जिट जो इनपुट्स इन स्टॉक सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स में उसका तो क्रेडिट मिलने ही वाला है, कैपिटल गुड्स पे 10% रिड्यूस करके मिलेगा। 10% कैसे आया? 5% पर क्वार्टर, और मैंने 2 क्वार्टर कंपोजिशन स्कीम में यूज किया है, सो 10% का क्रेडिट मुझे नहीं मिलेगा, बैलेंस मिल जाएगा। इतना समझा है? Yes, sir. बाकी लोग बेटा बोलो, नहीं तो फिर रिवीजन में आए क्यों मुझे समझ ही नहीं लगा। Yes, sir. Yes, sir. Sir, can you repeat this section? This part. केस which one you want? 18(1) ABC all 3 या only composition वाला? Position वाला. कंपोजिशन स्कीम में एग्जैक्टली वही है जो अपन ने ऊपर किया। एग्जाम सप्लाई बिकम टैक्सेबल में भी एग्जैक्टली वही है जो अपन ने ऊपर किया। सो अगर मैंने 1 अक्टूबर को कंपोजिशन स्कीम से एग्जिट लिया तो जो 1 अक्टूबर पे स्टॉक्स इन फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स और इनपुट्स में है उसका क्रेडिट मिलेगा, विच इज सेम एज अबाउट। But apart from that, you are also eligible to claim ITC on capital goods. So अगर आपने कैपिटल गुड्स अक्टूबर 1 के पहले परचेज किया था, सपोज मैंने अप्रैल में कैपिटल गुड्स परचेज किया था और 1 लाख का उसके ऊपर क्रेडिट था, सो अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर ये 2 क्वार्टर्स के लिए कैपिटल गुड्स वेर यूज्ड व्हेन आई वाज अ कंपोजिशन डीलर। सो आफ्टर रिड्यूसिंग 5% पर क्वार्टर, सो 5% इनटू 2 क्वार्टर्स, 10% का क्रेडिट मुझे नहीं मिलने वाला है। सो 1 लाख में से 10% माइनस करूंगा और 90,000 का क्रेडिट अभी मुझे अवेलेबल हो जाएगा। Okay, sir. Thank you. Sir, तो जो रॉ मटेरियल परचेज हुआ है विदिन 1 ईयर, ऐसा कुछ कंडीशन था ना इसमें? हाँ, 18(1) में ऑल 18(1) में चारों सिचुएशन में कंडीशन है कि आपको क्रेडिट तभी मिलेगा जब वो इनपुट्स जो है वो विद इन 1 ईयर होना चाहिए फ्रॉम द डेट यू बिकम एलिजिबल। सो अगर 1 अक्टूबर से यू बिकम लाइबल टू रजिस्टर इन 22, सो आपको क्रेडिट इनपुट्स का मिलेगा, बट वो इनपुट्स 1 अक्टूबर 21 के बाद खरीदना चाहिए। सो मैक्सिमम क्रेडिट ऑफ 1 ईयर प्रायर का मिलेगा, उससे ज्यादा प्रायर का नहीं मिलेगा। 18(4) एग्जैक्टली उल्टा है। ऊपर अपन ने पढ़ा था कंपोजिशन स्कीम से मैं एग्जिट ले रहा हूं और एग्जाम सप्लाई टैक्सेबल बन रहा है। 18(4) में ऐसा है कि नॉर्मल डीलर कंपोजिशन स्कीम ले रहा है या पहले जो टैक्सेबल सप्लाई था वो भी एग्जाम सप्लाई हो रहा है। सो इफ नॉर्मल डीलर इज गोइंग फॉर कंपोजिशन स्कीम, पहले उसको आईटीसी मिलता था, अभी उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। प्लस जो पहले का इनपुट्स स्टॉक, सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स में पड़ा हुआ है एंड कैपिटल गुड्स आफ्टर रिड्यूसिंग 5% पर क्वार्टर,
ये आपको अभी जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, आइदर बाय क्रेडिट लेजर, उधर उसमें बैलेंस है तो उधर पे करो, नहीं है तो कैश में पे करो। सो एग्जैक्ट 18.1 का ऑपोजिट है 18.4। यहाँ पे पहले आईटीसी अवेलेबल था, बाद में नहीं अवेलेबल है, एंड ऑन दैट डेट 1 अक्टूबर आपने जब कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट किया, पुराने क्रेडिट जो लिए हुए हैं अगर स्टॉक में पड़ा हुआ है तो आपको उसका क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा बाय पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट। 18.4 इज क्लियर? Yes. Yes, sir. 18 सबसेक्शन 6 डिस्पोजल ऑफ कैपिटल गुड्स, ये इंटर लेवल पे मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना, सम आएगा तो आना चाहिए, मैंने सम कराया होगा क्लास में। अगर मैंने कैपिटल गुड्स परचेज किया था October 1st 2000, सपोज अगर मैंने कैपिटल गुड्स परचेज किया था ऑन 1 अप्रैल 2021 मैंने कैपिटल गुड्स परचेज किया था, और मैंने ये टाइम पे 1,20,000 का आईटीसी अवेल कर लिया था जो वैलिड था, बराबर है। अब अगर आईटीसी अवेल कर लिया है तो मेरे को इसको नहीं बेचना चाहिए फॉर 5 years, yes or no? Yes, sir. If Yes, sir. suppose in October 22 this capital goods is sold for rupees 5 lakh, if in October 22 this capital goods is sold for 5 lakh, then in October 22 आपने 5 लाख रुपीस में जो गुड्स बेचा है दैट इज ट्रांजैक्शन वैल्यू से उस पे रेट ऑफ टैक्स में 18% अज्यूम कर रहा हूं, तो आपको 90,000 का टैक्स पे करना पड़ेगा, और आईटीसी आपने अवेल किया था 1,20,000 ये वाला, एंड अप्रैल 21 से मार्च 22 फॉर 21-22 आपने इसको पूरा बिजनेस में यूज किया फॉर 4 क्वार्टर्स। इन 22-23 आपने अक्टूबर मंथ में बेचा है, सो यू हैव यूज इन बिजनेस फॉर 2 क्वार्टर्स, सो आपने 6 क्वार्टर बिजनेस में परफेक्टली यूज किया है। सो 5% इंटू 6 क्वार्टर 30%, 30% ऑफ 1,20,000 इज 36,000 आई गेस। सो 36,000 का क्रेडिट आपने बराबर अवेल किया है, जो आपने 84,000 का क्रेडिट अवेल किया था, आइदर दिस और टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू विचएवर इज हायर, आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा ऑन डिस्पोजल ऑफ कैपिटल गुड्स। इतना समझा है? Yes, sir. बराबर है। सो if ITC was not availed on capital goods, so no reversal is required. ITC अवेल नहीं किया तो आप आज खरीद के कल बेच दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ITC अवेल किया है तो you have to use this capital goods for 5 years in the business. If before 5 years you have sold this capital goods, then in that case tax on transaction value or ITC availed minus 5% per quarter will be ITC required to be reversed. Any doubt anyone? सर इसमें 7 क्वार्टर्स होना चाहिए ना कैलकुलेशन के वक्त। क्यों? अक्टूबर को मैंने बेचा ना, हाँ तो 1 अक्टूबर, तो अक्टूबर का भी क्वार्टर गिनेगे ना। मैंने यूज नहीं किया, मैंने बेच दिया। 2 अक्टूबर को अगर मैं बेचता तो आई वुड हैव यूज्ड इन अक्टूबर आल्सो। तो डेट ऑफ सेल वाला डेट अपन नहीं गिनेंगे, उसके पहले का डेट गिनेंगे। हाँ, मतलब वी हैव 1 अक्टूबर को सोल्ड है, सो इट मींस ऑन दैट डे यू हैव सोल्ड, सो नॉट यूज्ड इन द बिजनेस। ओ ओके सर। So that was ITC section 49, section 16, 17 and 18. Any doubt Sir? in ITC? हाँ बोलो। So 2 अक्टूबर को यूज किया तो मतलब वो क्वार्टर पूरा आएगा। हाँ पूरा, ए 1 डे इज इक्वल टू 1 क्वार्टर, सो यहाँ पे 3 क्वार्टर यूज हो जाता। ओके सर। Any other doubt? So that was section 49, 16, 17 and 18.